स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिपली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस से। ठीक है, ये आपका टेस्ट सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या हो जाएगी? तो अणुओं की चाल आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका वन लीनियर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वस्तु का ताप किसका सूचक है? वो है आपका उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या? वो है आपका वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या हो जाएगी? अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है किस वस्तु के तापमान में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो जाएगी? उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है क्या? वो है आपका जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या हो जाती है? तो अणुओं की चाल आपकी घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसको उसके अणुओं की जो चाल होती है वो आपकी घट जाती है। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सबसे पहले प्रमाण रमफोर्ड ने दिया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, रमफोर्ड। अगला प्रश्न है आपका क्या? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो आपका डेवी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में क्या किया था? घिसकर पिघला दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे? वो थे आपके डेवी। अगला प्रश्न है आपका वो है क्या? जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या? वो है आपका वाष्प इंजन में क्या? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से हो सकता है? वो है आपका बाइल के अंदर उच्च दाब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वो आपका वायुमंडल के ताप से अधिक हो जाता है, इसलिए आपका जो हैंड पाइप होता है उसके अंदर का जो पानी होता है वो आपका गर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? वो आपका है जूल। ठीक है, अगला प्रश्न है ताप का SI मात्रक है। ताप का SI मात्रक क्या है? तो ताप का SI मात्रक आपका केल्विन है। अगला प्रश्न है क्या? वो है आपका 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान है। तो वो है आपका 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपका 1 कैलोरी ऊष्मा का मान है। ठीक है, अगला प्रश्न है जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। वो है आपका क्या? गिरते जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या? गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। जो गर्मी में तापमान जो 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है फिर भी जो ऊंट होता है वो आपका गर्मी क्या करता है? राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर, ठीक है, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर वो क्या करता है? राहत महसूस करता है। अगला प्रश्न है आपका क्या? वो है आपका बर्फ पर क्या? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक हो जाएगा। तो बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या? गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस क्या हो जाता है? प्रसार गुणांक अधिक हो जाता है। जो गैस का प्रसार गुणांक होता है वो अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है ताप युग्म क्या? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? वो आपका किसके आधारित पर? ताप युग्म तापमापी आपका सीबेक के प्रभाव पर आधारित। किसके? सीबेक के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या? वो है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे किया जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। अगला प्रश्न है पूर्ण विकिरण क्या? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी आपका स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका क्या दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? वो आपका पूर्ण विकिरण उस तापमापी से मापा जाता है। जो दूर की वस्तु होती है यानी कि सूर्य का जो ताप होता है वो किससे मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उस तापमापी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के स्वरूप में क्या द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है? क्यों? क्योंकि एल्कोहल का जो द्रवांक होता है यानी कि द्रवांक होता है निरंतर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापता है? वो दो सदृश धातुओं को। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य का तापमान मापा जाता है, तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या वो है आपका ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, वो होता है आपका कितना -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है वो है आपका कितना 310। अगला प्रश्न है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? वो है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या वह है न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम जो संभव ताप है वो है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है वो है फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एफ फ़ारेनहाइट एफ इक्वल टू कितना दे रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहा है आपका। ठीक है। एक सूत्र होता है आप लोग को याद ही होगा क्या वो होता है आपका F -32/9 इजकल टू C/5। इसी में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। F कितना दे रहा है 212 -32/9 इजकल टू C/5 कर देंगे। जब यहाँ से 212 में से 32 घटाएंगे आपका 180 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 180/9 इजकल टू C/5। ये 9 दूना 18 20 बार में चला जाएगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस C इजकल टू आपका 100 डिग्री आ गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका कितना 32 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या वो दे रहा है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो इसको करेंगे F -32/9, यहाँ से करेंगे आप F -32/9 इजकल टू C/5 कर देंगे। तो मानव शरीर का तापमान कितना दे रहा है फ़ारेनहाइट में, तो ये दे रहा है आपका 98.6 डिग्री -32/9 इजकल टू C/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका आएगा 66.66 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि 66, यानी कि इसको हम सॉरी इतना नहीं आएगा आपका, ये आएगा कितना 36.66 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि इसको हम 37 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होगा, वो हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है क्या दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री से सेल्सियस से कम हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वायुमंडल पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या आपका एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका मापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है आपका क्या किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है
वो होता है आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी क्या होती है, तो इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी अधिक होती है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, धातु की दानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्यों, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की जो होती है वो कुचालक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ठीक है। अगर आपका जो गिलास है अगर उस पर गर्म पानी फेंकेंगे तो वो चटक जाएगा यानी कि फूट जाएगा, क्यों, क्योंकि जो अचानक उस पर पानी फेंकेंगे ना गिलास पे तो वो आपका विस्तार करेगा यानी कि गिलास जो होगा वो ऊष्मा को सने वो तो आपका चटक जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पानी होता है वो अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा, पहले कम होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः क्या होते हैं, गर्मी में फट जाते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, गर्मी में कारण आपका ट्यूब क्यों फट जाता है, क्योंकि उसमें प्रसार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, अव्यवस्थित रहती है, नहीं बदलती है। अगला प्रश्न दे रहा है लोला घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो लोला की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या आपका, वो है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो क्या कोटर का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, वो दे रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे नमने या ठंडे गर्म किया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों, पानी जमने पर फैलता है। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है आपका अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है क्या, जो पाइप में पानी जमने पर क्या होता है वो आपका आयतन बढ़ जाता है, इससे आपका फट जाता है। अगला प्रश्न दे रहा है दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, उनके बीच स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो रेल के पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच में स्थान इसलिए छोड़ा जाता है, गर्मियों में उसमें प्रसार होता है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो उसमें प्रसार होगा तो आपकी जो रेल की पटरियाँ होगी वो आपकी तो सीधी थी वो आपकी क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो इससे रेल दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के स्थल पे जल का तापमान क्या वो होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, शीत में जब ठंड से जल जमता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, वो क्यों नहीं जाते, चालन द्वारा नहीं जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। ठीक है, संवहन के कारण। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, वो आपका विकिरण माध्यम से आपकी जो सूर्य की ऊष्मा होती है यानी कि सूर्य की जो प्रकाश होती है वो आपकी पृथ्वी तक पहुंचती है, वो आपकी विकिरण द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, वो दे रहा है आपका ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है, वो आपकी विकिरण है। ठीक है। विकिरण में आपके क्या होते हैं, तो विकिरण में आपके ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं कर सकते, कौन सी है, वो आपकी विकिरण गति। ठीक है।
अगला प्रश्न दे रहा है क्या, वो दे रहा है आपका कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, वो आपका है पारा। अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है, वो आपकी अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, वो दे रहा है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। ये आपको पहली बार नाम सुन रहे होंगे बोलोमीटर। ठीक है, जो बोलोमीटर आपका यंत्र है वो आपका ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है ठंड के दोनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राप्त काल में धुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा क्या लगता है, ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीत हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किसका कारण है? वो होता है आपकी जल की संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा यानी कि कमरे का ताप क्या हो जाएगा, तो कमरे की जो अंदर होगी वो आपकी कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, वो दे रहा है कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाए तो ताप चालकता क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, वो दे रहा है आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, वो आपका समुद्र का पानी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न दे रहा आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेरण कहलाता है, वो आपका संवहन कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, वो आपका है पारा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, अवरक्त विकिरण जो आपका होता है सूर्य विकिरण का सोलर कुकर को गर्म करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा जो होती है बाहर जाने से क्या होता है, रोकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे अधिक है, वो आपका ऊपर सफ़ेद नीचे काला होना चाहिए। ऊपर अगर सफ़ेद है आपके छाते में और नीचे काला है तो क्या धूप नहीं लगेगा, कम लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, वो दे रहा है आपका अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होगा, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? क्योंकि सुनाह के क्या समय सूर्य की विकिरण को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, वो दे रहा है आपका काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीत क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। जो सफ़ेद होता है वो आपके परावर्तित कर देते हैं, लेकिन यहीं पे अगर आपका काला कपड़ा है वो उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं गर्मी में हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उससे अवशोषण नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक है। अगर ठंड का दिन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, काले कपड़े पहनेंगे, उससे जो प्रकाश की ऊष्मा आएगी उसको क्या करेगी, अवशोषित करेगी, इसलिए हमको ठंड नहीं लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रहा है क्या, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे क्या होते हैं, रोधक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है, वो आपका भाप के द्वारा। ठीक है। भाप से अगर आपका हाथ जलता है वो आपका बहुत ही कष्टदायक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो, किससे भरा हो, ठंडे जल से भरा हो। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्या अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किसका, किरचॉफ का जो नियम था किरचॉफ, उसने क्या कहा था, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी कृष्णिका के एक कांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है स्टीफन का। ठीक है। स्टीफन का आपका नियम है। ठीक है। क्या किसी कृष्ण पिंड के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण
ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, आपका स्टीफन का नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है, यह नियम आपका न्यूटन का शीतलन नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा, वो आपका 10 मिनट लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो आपका डिवार है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क क्या, थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है, वो आपका चालन संवहन व विकिरण से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्या, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को क्या करता है, रोकने के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, थर्मल फ्लास्क क्या, थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों, क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार जो बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से क्या करती है, रोकती है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है, वो आपका विकिरण पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है, वो आपकी विकिरण ऊष्मा है, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है आपका क्या, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो जल में आपका विशिष्ट ऊष्मा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वो आपका 1 होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, क्यों, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा है, तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, वो आपका यहाँ होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न तापी क्या, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, वो किया जाता है आपका -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है क्या, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय यात्रा और चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की दर को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत यानी कि परिवर्तित हो जाता है कहलाता है, वो आपका गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलना कहलाता है, वो आपका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा। अगर कोई शुद्ध पदार्थ है, अगर उसमें अशुद्ध पदार्थ मिला देंगे तो सीधी सी बात है, उसकी जो गलनांक होगी वो आपकी घट जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, वो कहते हैं आपका वाष्पन। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, वो आपका गलनांक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक आपका घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या, पानी कब उबलता है, पानी आपका कब उबलता है, तो पानी आपका जल का स्थितीय क्या, जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब आपका उबलता है। ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, वो आपका 273.16 केल्विन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्या, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ
पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, वो आपका त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। तो वाष्पीकरण की दर आपकी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो चावल को पकाने के लिए माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पे लेके जाएंगे तो चावल अधिक समय में पकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक। क्या जल का क्वथनांक क्या, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊंची पहाड़ी। क्या ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। वो आपका ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है पर्वतों पर आच्छित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। वो आपका सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो पहाड़ की चोटी पर आलू को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न दे रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दे रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, वो आपका ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा होता है संतृप्ति के कारण। ठीक है, वो आपका वाष्पीकरण के कारण आपका ठंडा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है आपका बर्फ के स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। क्यों, क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है क्या आपका, वो है आपका मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका उपयुक्त कारण क्यों है, क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पहाड़ों पर पानी तापमान पर उबलने लगता है, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर जो पानी होता है वो उबलने लगता है आपका। अगला प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं, वो कहते हैं आपका ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, वो आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान जो होता है वो होता है आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, वो आपकी होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ठीक है, तो भाप में जो होता है गुप्त ऊष्मा होता है, इसीलिए आपका जो भाप से हाथ जलने पर अधिक कष्टदायक होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, वो आपका ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, वो आपकी प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है समतापी परिवर्तन में क्या होता है, ताप अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है, एक समान तापमान बनाए रखना और गलनांक घटाना। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, वो आपका ऊर्जा संरक्षण ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य की सतह का जो ताप होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है 6000 केल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्या
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, अगर पानी में नमक मिला देंगे तो क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु घट जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है गर्म मौसम। क्या गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है? क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? संपीड़ित गैस छोड़ने से। ठीक है। अगला प्रश्न है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, क्या कहते हैं? वह काला और खुरदुरा। काला और खुरदुरा जो पृष्ठ होगा वो क्या करेगा? सबसे अधिक अवशोषण करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगुना होता है? वो आपका 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च चालकता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको मैंने अभी बता ही दिया है। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? अगला प्रश्न क्या किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उसके पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक क्यों होता है? क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। अगला प्रश्न दे रहा है खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की सबसे अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? वो आपकी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्या एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है? वह है क्या? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न है जल सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे क्या हो जाते हैं? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? क्योंकि कमीजों में क्या होता है? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं। क्योंकि जो दो अगर एक मोटे कपड़े की अपेक्षा अगर आप दो पतले कपड़े पहनते हैं तो आपको ठंड कम लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों कपड़ों के बीच में वायु भर जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसकी ऊष्माधारता अधिक है? वो आपकी जल की ऊष्माधारता अधिक है। अगला प्रश्न दे रहा है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या? वो दे रहा है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? वो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने की अपेक्षाकृत ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वो आपका किसे कहा जाता है? वो आपका कहा जाता है वाष्पन का। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या दे रहा है? वो दे रहा है आपका ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? वो आपका केवल उच्च तरंगदैर्घ्य का ब्लैक बॉडी विकिरण को क्या करती है? अवशोषित करती है। अगला प्रश्न दे रहा है शीत ऋतु में क्या शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम पे। साफ अगर मौसम है तो ठंडी अधिक लगेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब एक प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होगा? बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? अगर मिट्टी का घड़ा है उसमें जो जल है वो ठंडा रहता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण? वो आपका कारण है गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में क्या करेंगे? ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। ठीक है। अगला आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या दे रहा है? तो लास्ट प्रश्न आपका है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी से पकता है क्योंकि वायु दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। तो क्वथनांक क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। ठीक है।